गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी कंपनी के लिए उसके कर्मचारी सबसे जरूरी होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि एक ही टीम में एक इंसान सुबह 9 से शाम 5 तक बस घड़ी देखता रहता है और दूसरा दूसरा देर रात तक रुककर भी काम में डूबा रहता है। दोनों की सैलरी शायद बराबर हो, काम भी एक जैसा, तो फिर ये फर्क कहाँ से आता है? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां मतलब अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। और इसका जवाब सिर्फ सैलरी स्लिप में नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों में छुपा है। बिल्कुल। और आज हम मानव संसाधन विकास के प्रेरक आयाम पर आधारित एक लेख के जरिए इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ ट्रेनिंग या पॉलिसी बनाने वाला डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि वो एक आर्किटेक्ट है जो ऐसा माहौल डिजाइन करता है जहां लोग सिर्फ काम करने नहीं बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए आते हैं। सही कहा। हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर बात करेंगे। जानेंगे कि प्रेरणा के पीछे का विज्ञान क्या है और कंपनियां इसे हकीकत में कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कॉर्पोरेट दुनिया में प्रेरणा या मोटिवेशन शब्द सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये कोई फील गुड वाली बात है या इसका कोई ठोस बिजनेस मतलब भी है? नहीं, इसका बहुत ही ठोस मतलब है। देखिए, एचआरडी के लिए प्रेरणा का मतलब सीधा है। वो कौन सी वजहें हैं, अंदरूनी और बाहरी, जो किसी कर्मचारी को सुबह उठकर ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज मुझे ऑफिस जाकर ये काम करना है, और वो भी पूरे जोश के साथ। ये वो ताकत है जो टैलेंट को परफॉर्मेंस में बदलती है। लेकिन कई मैनेजर्स सोचते हैं कि अच्छी सैलरी दे दी तो मोटिवेशन का काम खत्म। क्या ये काफी नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सोचिए, अगर मोटिवेशन नहीं है तो सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारी भी एक इंजन की तरह है जिसमें तेल ही नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और इसके बिजनेस पर असर बहुत गहरे होते हैं। सबसे बड़ा असर होता है एम्प्लॉय टर्नओवर पर। एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर पर? हाँ। अच्छा, ये सिर्फ एक एचआर टर्म नहीं है, इसका सीधा असर कंपनी की जेब पर पड़ता होगा। बिल्कुल। ये कंपनी के बैंक अकाउंट में एक लीक हुए पाइप की तरह है। रिसर्च बताती है कि एक कर्मचारी को बदलने में उसकी 6 से 9 महीने की सैलरी तक का खर्च आ सकता है। नई भर्ती का खर्च, ट्रेनिंग का खर्च, और जब तक वो नया इंसान पूरी तरह काम न सीख जाए उस दौरान होने वाले प्रोडक्टिविटी के नुकसान को मिलाकर। अब सोचिए, एक प्रेरित माहौल बनाने पर किया गया एक छोटा सा निवेश इस भारी भरकम नुकसान के सामने कितना असरदार है। वाह, ये आंकड़ा तो मतलब आंखें खोलने वाला है। मतलब मोटिवेशन कोई सॉफ्ट स्किल नहीं बल्कि एक हार्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो फिर इस स्ट्रैटेजी की नींव क्या है? मुझे पता चला है कि ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ, और सबसे मशहूर नींव रखी थी अब्राहम मैस्लो ने अपने नीड हायरार्की थ्योरी के साथ, यानी जरूरतों का पिरामिड। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब एक तरह की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मैस्लो का पिरामिड? हाँ, इसके बारे में सुना है। सबसे नीचे रोटी, कपड़ा और मकान। जी,
पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर हैं शारीरिक जरूरतें, सैलरी जिससे आपका घर चले। उसके ऊपर है सुरक्षा की जरूरत, यानी जॉब सिक्योरिटी, ये तसल्ली कि आपकी नौकरी कल भी रहेगी। फिर आता है तीसरा स्तर, सामाजिक जरूरतें, एक अच्छी टीम, अपनेपन का एहसास। यहां तक तो ज्यादातर कंपनियां ध्यान दे देती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो इसके ऊपर शुरू होता है ना? बिल्कुल। चौथा स्तर है सम्मान की जरूरतें। जब आपके काम को पहचान मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपकी राय को अहमियत दी जाती है। और शिखर पर है आत्मसिद्धि, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो स्टेज है जब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने सबसे बेस्ट वर्जन बन रहे होते हैं, कुछ नया सीख रहे होते हैं, अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर रहे होते हैं। तो मैस्लो का पिरामिड तो समझ आता है, लेकिन ये उस पहेली को हल नहीं करता कि क्यों एक ऊंची सैलरी और सुरक्षित नौकरी वाला कर्मचारी भी काम से बोर हो सकता है या नौकरी छोड़ सकता है। यहाँ जरूर कोई और कहानी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और ये हमें सीधे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत पर ले जाता है। हर्ज़बर्ग ने इसी पहेली को सुलझाया। उन्होंने कहा कि जो चीजें हमें नौकरी में बनाए रखती हैं, जरूरी नहीं कि वही चीजें हमें प्रेरित भी करें। ये दो अलग अलग लिस्टें हैं। यह तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कुछ चीजें बस आपको नाखुश होने से रोकती हैं। यही हर्ट्सबर्ग ने इन्हें स्वच्छता कारक या हाइजीन फैक्टर्स कहा। इसमें अच्छी सैलरी, ऑफिस का अच्छा माहौल, कंपनी की पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटी जैसी चीजें आती हैं। अगर ये सब खराब हैं तो आप बहुत नाखुश होंगे और नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये सब बहुत अच्छे हैं तो आप सिर्फ नाखुश नहीं होंगे। ये आपको सुबह बिस्तर से उछलकर काम पर आने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। ये बस आपकी न्यूनतम उम्मीदें हैं। समझ गई। ये तो कार में एयर कंडीशनर होने जैसा है। अगर एसी ना हो तो आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। लेकिन कोई सिर्फ इसलिए रोज सुबह खुशी खुशी ड्राइव पर नहीं निकलता कि उसकी कार में एसी है। तो फिर असली ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो आते हैं हर्ज़बर्ग की दूसरी लिस्ट से, जिन्हें उन्होंने प्रेरक या मोटिवेटर्स कहा। ये वो चीजें हैं जो असल में आग लगाती हैं, जैसे उपलब्धि की भावना। जब आप कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं, आपके काम के लिए मिलने वाली पहचान या रिकॉग्निशन, आपको दी गई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी और विकास के अवसर। एचआरडी का असली काम इन्हीं प्रेरकों को सिस्टम में बनाना है। अच्छा, तो कंपनियां जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे प्रोग्राम चलाती हैं या कर्मचारियों को नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी देती हैं, वो असल में हर्ज़बर्ग के प्रेरकों को ही तो जगा रही हैं। बिल्कुल। पर यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या पहचान और जिम्मेदारी जैसे प्रेरक हर इंसान पर एक जैसा काम करते हैं? क्या टीम में हर कोई अगला लीडर बनना चाहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ लोग बस अपना काम शांति से करना पसंद करते हैं और टीम के साथ खुलना मिलना चाहते हैं। उन्हें लीडरशिप का तनाव नहीं चाहिए। और यहीं पर डेविड मैक्लेलन के सिद्धांत तस्वीर में आता है। उन्होंने कहा कि हम सब में 3 मुख्य जरूरतें होती हैं, लेकिन हर किसी में इनका अनुपात अलग अलग होता है। पहली है उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट। ये वो लोग हैं जिन्हें मुश्किल लक्ष्य हासिल करने और जीतने में मजा आता है। ये आपकी टीम के वो स्टार परफॉर्मर है जो हमेशा टारगेट से ज्यादा करते हैं। सही। दूसरी है शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर। ये वो लोग हैं जो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। और तीसरी है संबद्धता की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। ये लोग दोस्ती और अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो बेहतरीन टीम प्लेयर होते हैं। एक अच्छा एचआर सिस्टम इन तीनों तरह के लोगों को उनके हिसाब से प्रेरित करने के तरीके खोजता है। तो ये सिर्फ एक ही छड़ी से सबको हाँकने जैसा नहीं है। आपको पहचानना होगा कि आपकी टीम में कौन अचीवर है, कौन भविष्य का लीडर है और कौन बेहतरीन कनेक्टर है, और फिर उन्हें वैसे ही मौके देने होंगे। एकदम सही। अचीवर को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दो, लीडर को एक छोटी टीम संभालने का मौका दो और कनेक्टर को टीम बिल्डिंग गतिविधियों का हिस्सा बनाओ। प्रेरणा तब काम करती है जब वो व्यक्तिगत हो। ये तो सिद्धांतों की बात हुई, लेकिन इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाता है? मान लीजिए मैं एक एचआर मैनेजर हूँ, तो मेरे टूल बॉक्स में कौन कौन से औजार हैं जिनसे मैं ये सब कर सकती हूँ? आपके पास कई शक्तिशाली औजार हैं। सबसे पहला और सबसे साफ है प्रशिक्षण और विकास। जब कंपनी आप पर पैसा और समय लगाकर आपको कुछ नया सिखाती है, तो ये सिर्फ आपका बायोडेटा नहीं सुधारता है, ये एक संदेश देता है कि हम तुम पर निवेश कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे लिए जरूरी हो। ये सीधा मैस्लो के सम्मान और आत्मसिद्धि की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन कई कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल या प्रदर्शन मूल्यांकन साल का सबसे तनावपूर्ण समय होता है।
ये प्रेरणा देने के बजाय अक्सर डीमोटिवेटिंग क्यों हो जाता है? एक अच्छा और एक बुरा मूल्यांकन करने में क्या फर्क है? बेहतरीन सवाल। बुरा मूल्यांकन वो है जहां मैनेजर सिर्फ साल भर की गलतियां गिनाता है। एक अच्छा मूल्यांकन एक बातचीत है। ये हर्ज़बर्ग के रिकॉग्निशन फैक्टर को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मौका है। यहां आप बताते हैं कि कर्मचारी ने क्या अच्छा किया, उसे पहचान देते हैं और भविष्य के लिए एक साफ रास्ता दिखाते हैं। ये सजा देने का नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने का मौका है। और करियर प्लानिंग का इसमें क्या रोल है? ये बता देना कि आप 5 साल में यहां पहुंच सकती हैं, ये कैसे प्रेरित करता है? ये अंधेरे में टॉर्च दिखाने जैसा है। जब कर्मचारियों को पता होता है कि कंपनी में उनके आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता है, तो वो ज्यादा टिकते हैं और मेहनत करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक करियर है। ये सुरक्षा और विकास दोनों जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। एक शब्द जो आजकल बहुत सुनने में आता है, कर्मचारी सशक्तिकरण या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्या ये सिर्फ एक बाहरी भरकम शब्द है या इसका कोई मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। सशक्तिकरण का मतलब है कर्मचारियों को फैसले लेने की आजादी और अधिकार देना। जब किसी को लगता है कि वो सिर्फ आदेशों का पालन नहीं कर रहा, बल्कि काम को दिशा देने में उसका भी हाथ है, तो उसके काम करने का तरीका ही बदल जाता है। वो काम को अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। स्रोतों में जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट का भी जिक्र था। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है आपके काम की चौड़ाई बढ़ाना। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है आपके काम की गहराई बढ़ाना। अच्छा, तो अगर मैं एक शेफ हूं, तो जॉब एनलार्जमेंट हुआ कि अब मैं सलाद के साथ साथ सूप भी बनाऊंगी, और जॉब एनरिचमेंट हुआ कि मुझे अपनी एक नई डिश मेन्यू में शामिल करने की जिम्मेदारी और आजादी दी गई है। क्या खूबसूरत तरीके से समझाया है। बिल्कुल यही। एक आपकी प्लेट का साइज बढ़ा रहा है जिससे बोरियत कम हो, दूसरा आपको एक नई रेसिपी बनाने की चुनौती दे रहा है, जो हर्ज़बर्ग का असली प्रेरक है। ये सब सुन के एक और सवाल मन में आता है। प्रेरणा के 2 प्रकार बताए गए हैं, आंतरिक और बाहरी। वेतन, बोनस बाहरी प्रेरणा है। उपलब्धि की भावना, सीखने का आनंद, ये सब आंतरिक प्रेरणा है। एक अच्छी कंपनी इन दोनों में संतुलन कैसे बनाती है? ये सबसे जरूरी सवाल है। बाहरी प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जरूरी है। ये मैस्लो के पिरामिड की नींव है। लेकिन सिर्फ इस पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे आप रोज रोज अपनी कार को धक्का देकर स्टार्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपने धक्का देना बंद किया, गाड़ी रुक जाएगी। और आंतरिक प्रेरणा? आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन गाड़ी के अपने इंजन की तरह है। ये अंदर से आती है। ये काम को दिलचस्प बनाकर, लोगों को सीखने के मौके देकर और उन्हें उनके काम का महत्व समझाकर पैदा की जाती है। सबसे अच्छी कंपनियां बाहरी पुरस्कारों का इस्तेमाल आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करने के लिए करती हैं, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। मुझे याद है कंपनी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले को एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि सीईओ के साथ 1 घंटे की कॉफी पीने का मौका मिलता था। उस बातचीत से मिला मार्गदर्शन और महसूस किया गया सम्मान किसी भी बोनस से कहीं ज्यादा कीमती था। तो अंत में अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, तो एक कर्मचारी के लिए इसका क्या मतलब है? एक ऐसे माहौल में काम करने के क्या फायदे हैं जहां इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है? इसके फायदे सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी हैं। सबसे पहले आपकी नौकरी से संतुष्टि का स्तर कहीं ज्यादा होता है। आप सोमवार की सुबह से नफरत नहीं करते। दूसरा, अपने कौशल में लगातार सुधार होता है, क्योंकि कंपनी आपके विकास में निवेश कर रही है। इससे आपके करियर की राह खुलती है, चाहे उसी कंपनी में हो या कहीं और। और सबसे बड़ी बात, जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, आपको पहचान मिलती है और आपके पास आगे बढ़ने के मौके होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये आत्मविश्वास आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि मानव संसाधन विकास में प्रेरणा कोई सजावटी चीज नहीं, बल्कि एक मुख्य रणनीतिक घटक है। ये सिर्फ कर्मचारियों को खुश रखने के बारे में नहीं है, बल्कि मैस्लो, हर्ज़बर्ग और मैक्लेलैंड जैसे विचारकों के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। और जैसा कि हमने बात की, ये बाहरी और आंतरिक प्रेरणा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के बारे में है। एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां लोग सिर्फ महीने के आखिरी में आने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि उपलब्धि, विकास और पहचान की भावना से भी प्रेरित हों। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है और ये हमें हमारे अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाता है। आज के आधुनिक कार्यस्थलों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कंपनियां बाहरी प्रेरणा जैसे वेतन और बोनस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई हैं? और अगर ऐसा है तो इस असंतुलन का कर्मचारियों की मानसिक शांति और कंपनी के भविष्य पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है? इस पर सोचिएगा।